वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है बीए प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बताने वाली हूँ। बेसिकली गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली सल्तनत का एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर पढ़ना क्या क्या है, ताकि गाइज जब मैं आप लोगों को डिटेल में क्वेश्चन आंसर कराऊँ तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एंड आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं जानते। इसलिए गाइज, आप लोगों को मैं 2 वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। आज ये पार्ट फर्स्ट होने वाला है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले जो हमारा भारत है उसकी क्या स्थिति थी। बेसिकली दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले का जो भारत का इतिहास है उसके अंदर क्या क्या हुआ एंड गाइज उसके बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि गाइज अक्सर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस तरह से आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभ से पहले भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। सो गाइज, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कोई रातों रात तो हुई नहीं है। ये एक बहुत बड़े क्रम का हिस्सा रही है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत, क्योंकि गाइज दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले बहुत सारे भारत के ऊपर अटैक हुए जो कि मुस्लिम शासकों ने किए एंड गाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से जो मुस्लिम शासन भारत के अंदर स्थापित हुआ, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के रूप में जानते हैं। क्योंकि गाइज दिल्ली सल्तनत ही वो पहली कड़ी थी जिसके थ्रू भारत में मुसलमानों ने शासन करना शुरू किया। सो गाइज उसी के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो गाइज चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बेसिकली बात जो स्टार्ट होती है वो होती है 711 से। गाइज 711 में सिंध के ऊपर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ जिसको किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। हालांकि गाइस जो पहला आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, उसका बहुत ज़्यादा असर हमारे भारत के ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन इस आक्रमण की जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे सामने निकल कर आई वो ये थी कि उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, उस समय हमारा जो भारत देश था वो बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस टाइम पे कोई भी ऐसा राजा या महाराजा नहीं था, कोई भी एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रख सके। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहासकार बताते हैं कि भारत में जो अंतिम हिंदू शासक हुआ है वो हुए हैं हर्षवर्धन जी, और उनकी मृत्यु के बाद भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए। होता ये था कि ये छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ते रहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। ये लोग कभी भी ये नहीं सोचते थे कि हम सबको मिलकर भारत को एक सूत्र में बांध के रखना है जिससे कि विदेशी आक्रमण ना कर पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता था, ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और इसी का लाभ उठाकर 711 के अंदर 711 या 12 के अंदर जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने सबसे पहला भारत पे आक्रमण किया और ये पहला मुस्लिम आक्रमण माना जाता है। इसने सिंध के ऊपर आक्रमण किया। तो गाइस जब वो मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आया तो उसको ये चीज़ मालूम पड़ गई कि भारत जो है वो अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है और इस वक्त इसके ऊपर अधिकार जमाना बहुत आसान है। सो गाइस ये सारी चीज़ें हुई और इस वजह से जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनको भारत के ऊपर हमला करने का मौका मिला। सो गाइस अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन कौन से विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हमला किया और किस तरह से जो एक मुस्लिम शासन की नींव पड़ी भारत के अंदर। तो चलिए गाइस फटाफट से 1 बाय 1 देखना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारा सबसे पहला पॉइंट है भारत में मुस्लिम आक्रमण। तो गाइस भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमण किस तरह से स्टार्ट हुए उसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस्लाम का प्रारंभिक प्रवेश दक्षिण एशिया में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद पहली शताब्दी में हुआ। इस दिशा में 1711 का मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में बलूचिस्तान और सिंध का अभियान प्रमुख है। उसने सिंध और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु के 300 साल बाद गजनी के सुल्तान महमूद क्रूर नेता ने राजपूत राजाओं और अमीर हिंदू मंदिरों के खिलाफ आक्रमणों की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पंजाब में एक आधार स्थापित किया। 1024 में महमूद गजनी ने अपने अंतिम प्रसिद्ध अभियान सोमनाथ शहर और उसके प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूट कर बर्बाद कर दिया। सो गाइज मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो हमारे इंडिया के ऊपर पहला विदेशी मुस्लिम आक्रमण हुआ वो हुआ था 711 के अंदर, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। गाइज इस आक्रमण के लगभग 300 साल बाद एक सुल्तान द्वारा
भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, जो था गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी। गाइस ये एक बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था और इसने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और इन 17 के 17 आक्रमण के अंदर इसने भारत से बहुत सारा धन दौलत लूटी। बेसिकली गाइस मोहम्मद बिन कासिम के जो आक्रमण हुआ था सबसे पहला, उसके बाद विदेशियों को ये पता चल गया था कि भारत एक बहुत ज़्यादा अमीर देश है और इसके ऊपर हमला कर कर इसके धन संपत्ति को हम लूट सकते हैं। तो गाइज इसी को करने के लिए महमूद गजनी ने 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया और इसका लास्ट आक्रमण 1024 के अंदर हुआ सोमनाथ शहर के प्रसिद्ध मंदिर में। तो गाइज ये आप लोगों को याद रखना है, इसका अंतिम आक्रमण आप लोगों को इसको मेंशन करना है अपने आंसर के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। सो गाइज इसके बाद होता यह है कि एक और विदेशी आक्रमणकारी आता है और वो भारत के ऊपर हमला करता है, जिसका नाम होता है मोहम्मद गौरी। सो गाइस मोहम्मद गौरी ने 1775 ई में भारत पर आक्रमण किया। मुल्तान और पंजाब की विजय के बाद वे दिल्ली की ओर बढ़ा। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में उत्तर भारत के बहादुर राजपूत प्रमुखों ने 1191 ई में उन्हें तराइन की पहली लड़ाई में हराया। लगभग एक साल बाद मोहम्मद गौरी अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से आया और 1192 ई में तराइन में एक बार फिर से उग्र युद्ध हुआ, जिसमें राजपूतों की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि तराइन की दूसरी लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई, जिसने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी। सो गाइज मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला मतलब जब वो भारत आया वो 1175 के अंदर भारत आया। गाइज मोहम्मद गौरी से पहले महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम के हमलों ने भारत के जो राजा थे, जो राजपूत राजा थे और जो भी छोटे छोटे राजा थे, उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं समझा दी थी कि अगर अभी भी वो लोग एकता के सूत्र में नहीं बंधे तो विदेशी और ज़्यादा आक्रमण करेंगे और एक दिन भारत को उनसे छीन लेंगे। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आ गई थी, जिनमें से एक पृथ्वीराज चौहान जी भी थे। वो बहुत ज़्यादा बहादुर शासक थे एंड उनको पता था कि अगर इन आक्रमणों को रोकना है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसलिए गाइस जब मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उन्होंने तराइन की पहली लड़ाई से लड़ी। तराइन की पहली लड़ाई के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन ठीक एक साल बाद यानी कि 1192 ई के अंदर तराइन में फिर एक और बार लड़ाई हुई और इस बार पृथ्वीराज चौहान जी हार गए। हालांकि उनकी हार का जो नतीजा, हारने के पीछे जो कारण थे वो ये थे कि बहुत सारे जो हमारे ही देश के गद्दार थे उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दे दिया था। इस हार के बाद यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद ये चीज़ साबित हो गई थी कि अब भारत के अंदर जो एक मुस्लिम शासन है उसकी नींव पड़ेगी। एंड गाइज इसी के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। सो गाइज इसके बाद मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहले राजवंश की स्थापना होती है जो कि होता है गुलाम वंश। गाइज दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी एंड पूरे 5 के 5 जो भी राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंदर हुए उनकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि गाइज ये जो पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सो गाइज आई एम श्योर आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज अगर आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड गाइज अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइज अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए छोटी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि मैम बहुत लॉन्ग वीडियो होती है, बट गाइज जितना आप लोगों को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है उतना मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। सो गाइज आई एम श्योर आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।